जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी, टॉपिक है हुमायूं। जैसा कि हम लोग मुगल काल में आपको हमने बाबर पढ़ाया, बाबर के बाद आपको पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ाया और मुगलों की वंशावली के बारे में कितने शासक हुए हैं, बाबर से लेके प्रथम मुगल शासक से लेके अंतिम मुगल शासक तक सारे मुगल शासकों के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद बाबर को विस्तार से चर्चा की और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी उसमें डिस्कस किया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध भी पढ़ा। और आज की क्लास में बात होगी हुमायूं। इसमें हुमायूं के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा की जाएगी और इसमें एग्जाम से संबंधित पॉइंट को भी डिस्कस किया जाएगा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी लेकर डिस्कशन होगा इस पे। और इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि हुमायूं 2 बार मुगल सत्ता प्राप्त करता है, 2 बार मुगल सिंहासन, दिल्ली के सिंहासन पर 2 बार बैठता है। ये पहली 1530 से 1540 ईस्वी तक, फिर 1540 में इससे दिल्ली का सिंहासन छीन लिया जाता है, फिर इसको निर्वासित कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। इसका पुनः ये दिल्ली के सिंहासन में 1555 ईस्वी में बैठता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रखता है। और कुछ महत्वपूर्ण इतिहास में इसके युद्ध हुए, इसने युद्ध हुए इसके समय में इसने युद्ध किए जो इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे बाबर के समय में पानीपत का प्रथम युद्ध महत्वपूर्ण रखता है, खानवा का युद्ध महत्वपूर्ण रखता है। इसी प्रकार इसने भी कुछ युद्ध किए, एक दो, वो भी महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए कह रहा हूं वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पे बने रहें, ठीक। और जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चौहान सिविल सर्विस क्लासेस से यूट्यूब चैनल है और आपको एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। और आज की क्लास में आइए बात करें हुमायूं। शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी, फिर पुनः ये दिल्ली के सिंहासन में 1555 ईस्वी में बैठता है, 1556 ईस्वी तक रहता है, 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए बात करें हुमायूं। जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। पिता का नाम बाबर और माता का नाम महम सुल्ताना था। हुमायूं का मूल नाम नसरुद्दीन मोहम्मद था और ये इतिहास में हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उपनाम इसका हुमायूं, इतिहास में इसको हुमायूं का नाम से प्रसिद्ध हुआ था। मूल नाम इसका नसरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। और बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद, मतलब 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को ये मुगलों के राज सिंहासन पर बैठता है, राजगद्दी पर बैठता है। और इसका राज्याभिषेक, हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में होता है। आगरा में होता है, दिल्ली के सिंहासन पर मुगल सत्ता पर बैठता है ये 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। जब इसके पिता बाबर की मृत्यु हुई थी तो इसके पिता ने इससे वचन लिया था कि अपने भाइयों का भी ध्यान रखना और साम्राज्य का बंटवारा भाइयों में भी करना, प्रेम पूर्वक रहना है। तो इसने अपने भाई में कमरान को काबुल और कंधार दिया, अस्करी को संभल की जागीर दी, हिंदाल को अलवर और मेवात की जागीर दी और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा की जागीर दे दी। मतलब इसने जो मुगल साम्राज्य जो बाबर ने जीता था, काबुल से लेकर भारत तक जो भी साम्राज्य जीत रखा था, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो भी प्रांत को जीत कर आया था बाबर, वो इसको सत्ता में तो इसको विरासत में मिला। लेकिन अपने पिता की मृत्यु होने के बाद इसके वचन दिया इसके पिता ने कि जो साम्राज्य है उसका बंटवारा हो ना, अपने भाइयों में बराबर बंटवारा हो, भाइयों को भी ध्यान देना, प्रेम सद्भावना पूर्वक रहना। तो इसने अपने भाई पिता की आज्ञा दी, मानी और अपने भाई कमरान को काबुल और कंधार की जागीर दी, वहां का जागीरदार बनाया, वहां का प्रशासन सौंपा। अस्करी को संभल का प्रशासन सौंपा, हिंदाल को अलवर और मेवात की जागीर दी और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा की जागीर दी, जो इसके लिए सबसे आगे जाके इसके लिए बहुत कठिनाई पूर्ण साबित होने वाला था साम्राज्य का बंटवारा। क्योंकि हुमायूं को कठिनाइयां अपने पिता से विरासत के रूप में मिल गई कि साम्राज्य का बंटवारा कर देने पे भाई हुमायूं की कमजोर होती स्थिति का कोई ना कोई इनमें से लाभ तो उठाएगा। भाई हर किसी के दिल में प्रेम और सद्भावना तो बनी नहीं रहेगी, मौके की परिस्थिति का कोई ना कोई। तो इसका जो चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा था, ये मौके की आड़ में था कि परिस्थिति ऐसी आए कि हमें दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हो जाए। और इसके बाद अस्करी भी थे, ये आगरा पे इसने अधिकार कर ही लिया था जब ये इधर विजय अभियान में लग गया था। आगे जाके सैन्य अभियान अपने किया तो उसने आगरा पे भी अधिकार किसी तरह से कर रखा था। तो इसको कहा जाता है कि हुमायूं को कठिनाइयां जो थे, विषम परिस्थिति, अपने पिता से कठिनाइयां अपने पिता से विरासत में मिली, जिसके उसके भाइयों ने और मिर्जाओं ने और बढ़ा दिया था। बताया कि ये अधिकार के लिए उस पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए तत्पर थे, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाएंगे। और चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा भी था।
इसके बाद हुमायूं का सबसे बड़ा विरोधी, हुमायूं के सबसे, भाई भारत में सिंहासन पर बैठ तो गया दिल्ली के 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को, लेकिन हुमायूं का सबसे प्रबल विरोधी या सबसे बड़ा शत्रु अफगान थे इस समय। और इसके बाद और हुमायूं के समकालीन अफगान नेता शेर खां था, जो बहुत महत्वपूर्ण था, जो इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद ये सबसे बड़ा शत्रु था, समझिए सबसे बड़ा शत्रु था अफगान। और दूसरा सबसे बड़ा विरोधी और शत्रु गुजरात का शासक बहादुर शाह था। इस योग्य और कुशल से ये शेष शासक था आपका बहादुर शाह। पश्चिम में इसने बहुत अधिकार कर रखा था। पश्चिम पे इसने ये समझिए मालवा, अजमेर और गुजरात, चित्तौड़गढ़, वहां पर इसने अधिकार कर रखा था। तो पश्चिम पर इसका पूरा अधिकार था। अब शेर खां जो था, इस अफगान नेता शेर खां था, इसका पूर्व में अधिकार था। तो अब समझिए इधर उसके कठिनाइयां उसके अपने पिता से विरासत में ली थी, आगरा ये सब था। तो इसके भाई परेशान उसको कर रहे थे। चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए उसके विरोध में था, विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर देता था। तो ये थे। दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूं बैठ जाता है। अब देखते हैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद कुछ सैन्य अभियान भी हुमायूं करते हैं। सैन्य आक्रमण, सैन्य विजय अभियान भी करता है, सैन्य अभियान करते हैं। तो क्या क्या सैन्य अभियान है देखते हैं। हुमायूं का सैन्य अभियान, पहला सैन्य अभियान हुमायूं का क्या कहते हैं, कालिंजर पर होता है। यह आपका बांदा पे पड़ता है। कालिंजर पर सैन्य अभियान करता है। कालिंजर का बहुत महत्वपूर्ण किला होता है, कालिंजर का किला। और कालिंजर पर हुमायूं 1531 ईस्वी को सैन्य अभियान करता है। और वहां का कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव होता है, और जो हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। दोनों में संधि समझौता होता है और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है ये। तो ये सैन्य अभियान चलो सफल हो गया एक तरह से। दूसरा सैन्य अभियान दौरैया होता है, दौराहा या दौरैया का 1532 ईस्वी में होता है। और इस समय अफगान नेता महमूद खिलजी, जो गंगा और घाघरा नदी के संगम पर जौनपुर पर अधिकार कर होता है इसका, महमूद खिलजी का। और इसका दौरैया के युद्ध में महमूद खिलजी का और हुमायूं की सेना का आमना सामना होता है। हुमायूं उसको दौरैया के युद्ध में इसको पराजित करता है। और ये गंगा घाघरा का जो स्थान होता है, जौनपुर का स्थान होता है, उस पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है, हुमायूं जीत जाते हैं। तो दूसरा सैन्य अभियान भी इसका सफल रहा। तीसरा चुनार का प्रथम घेरा। चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में हुमायूं डालता है, क्योंकि दो घेरे पड़ते हैं इसलिए प्रथम घेरा 1532 में। अब समझिए चुनार का जो किला है वो आगरा, और आगरा क्योंकि आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है, दिल्ली का सिंहासन। तो दिल्ली का क्षेत्र और आगरा का क्षेत्र तो हुमायूं के शासन के अधीन था, सत्ता के अधीन आ जाता है। तो आगरा से लेके पूर्व के मध्य तक चुनार का जो किला था या चुनार था, वो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों पर नियंत्रण रखता था। क्योंकि चुनार के बाद वह गंगा नदी, तो जल मार्ग भी वहां से प्रारंभ। और पूर्व की ओर जाने के लिए आपको चुनार से होकर जाना पड़ेगा पूर्व की ओर। तो चुनार जो था वो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी था। चुनार जो था वो पूर्वी भारत का आपका प्रवेश द्वार भी था। तो पूर्वी भारत में पूर्व की ओर जाने के लिए आपको चुनार से होकर जाना पड़ेगा। तो ये स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों पर नियंत्रण रखता था चुनार का किला, इसलिए चुनार के किले पर अधिकार करना महत्वपूर्ण था। इस प्रकार और उस समय चुनार का किला, चुनार पर अधिकार शेर खां का था। और जो शेर खां हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु था, आपका सबसे बड़े शत्रु अफगान और सबसे प्रबल विरोधी था शेर खां। लेकिन हुमायूं चुनार पर सैन्य आक्रमण करता है और शेर खां हुमायूं की अधीनता को स्वीकार करता है। आक्रमण होता है लेकिन शेर खां बता सबसे प्रबल था, लेकिन पहले मौके की वो भी परिस्थिति को नजाकत को समझकर उसकी अधीनता को, हुमायूं की अधीनता को स्वीकार करता है और अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देता है। तो ये प्रथम चुनारगढ़ का सैन्य अभियान भी सफल हो गया हुमायूं का। इसके बाद गुजरात अभियान में आता है। इसके बाद वो गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात का शासक बहादुर शाह होता है। ये योग और सुयोग महत्वाकांक्षी शासक होता है, क्योंकि जैसे बताया इसने मालवा और क्या कहते हैं रायसेन, अजमेर, चित्तौड़ पर अधिकार कर रखा था। और इसने तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की मदद से इसने कुशल तोप खाना भी तैयार कर रखा था। बहादुर शाह ने तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की मदद से सहायता से कुशल तोप खाना भी तैयार कर रखा था बहादुर शाह ने। लेकिन दोनों पे 1535 से 36 में हुमायूं की सेना और बहादुर शाह की सेना का आमना सामना होता है, आक्रमण होता है, जिसमें हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करता है। और इसके बाद पराजित होने के बाद हुमायूं मालवा के शासक तातार खां पर आक्रमण करता है और उसको भी युद्ध में पराजित करता है। इस प्रकार हुमायूं का मालवा गुजरात पर अधिकार हो जाता है। इसके बाद हुमायूं मांडू और चंपानेर के किले पर अधिकार करता है। हुमायूं मांडू और
चंपानेर के किले पर अधिकार करता है। जब हुमायूं पश्चिम भारत में विजय अभियान पर लग जाता है, गुजरात अभियान पर लगा होता है, बिजी होता है, उस समय 1534 ईस्वी में शेर खां सूरजगढ़ पर आक्रमण करता है और 1536 ईस्वी में शेर खां पुनः बंगाल पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन लेता है और बंगाल से 13 लाख दिनार प्राप्त करता है। और बंगाल पर शेर खां की बंगाल पर विजय हो जाने से उसकी सैन्य शक्ति और सम्मान में वृद्धि होती है। शेर खां की बंगाल पर विजय, पुनः बंगाल पर विजय हो जाने से शेर खां की सैन्य शक्ति और सम्मान में वृद्धि हो जाती है। ये इधर शेर खां अपने आप को मजबूत कर लेता है। जब यहाँ से गुजरात पर, मालवा पर, मांडू और चंपानेर के किले पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है, तो फिर पुनः चुनार पर इसका सैन्य अभियान होता है। दोबारा फिर चुनार पर आक्रमण करता है हुमायूं। 1538 ईस्वी में चुनार पर दूसरा सैन्य अभियान करता है और हुमायूं और शेर खां की सेना का आमना सामना होता है। शेर खां की सेना का नेतृत्व उसके पुत्र कुतुब खां कर रहा होता है और कुतुब खां हुमायूं की सेना को 6 माह तक हुमायूं की सेना को रोक रखता है, लेकिन अंततः हुमायूं जीत जाता है, हुमायूं विजित होता है, हुमायूं जीत जाता है। तो हुमायूं फिर दोबारा से चुनार पर अधिकार हो जाता है। अब चुनार पर अधिकार हो जाने के बाद जब हुमायूं गौड़ पहुंचता है 15 अगस्त 1538 ईस्वी को गौड़ पहुंचता है, तो गौड़ में देखता है कि वहां वो पूरी तरह से उजाड़ और विनाश, पूरी तरह से वो विनाश हो चुका होता है, वहां पे अस्त व्यस्त होता है और विनाश की स्थिति होती है, वहां पे लाशों के ढेर लगे होते हैं, उजाड़ होता है पूरी तरह से। तो उसका नाम जनंताबाद रखता है, गौड़ का नाम हुमायूं जनंताबाद रखता है। इसके बाद तो ये सब थी स्थिति 1538 ईस्वी तक। इसके बाद हुमायूं, और बताया जैसे कि यहाँ शेर खां की सैन्य वृद्धि, सैन्य शक्ति और सम्मान में वृद्धि होती, तो हुमायूं और शेर खां की सेना का आमना सामना 29 जून 1539 ईस्वी को सॉरी 29 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में होती। चौसा का युद्ध बिहार में कर्मनाशा नदी के तट पर पड़ता किनारे है, तो वहां पे हुमायूं की सेना और शेर खां की सेना का आमना सामना होता है चौसा के युद्ध में 29 जून 1539 ईस्वी को, जिसमें हुमायूं को शेर खां हुमायूं की सेना को, हुमायूं और हुमायूं की सेना को पराजित करता है। भयंकर भीषण युद्ध होता है दोनों की सेना में, जिसमें हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूदना पड़ता है। गंगा नदी में अपनी जान बचाने के चक्कर में हुमायूं घोड़ा सहित लेकर गंगा नदी में कूद जाता है और उस समय उसकी हुमायूं की जान एक भिस्ती नाजिम नाम के एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। तब हुमायूं ने उस भिस्ती नाजिम को एक दिन का बादशाह बनाया और इस भिस्ती नाजिम ने चमड़े के सिक्के ढलवाए थे। तो एक दिन का बादशाह किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था। किसको बनाया था? नाजिम को बनाया था, भिस्ती नाजिम को बनाया था। कब बनाया था? चौसा के युद्ध में अपनी जान बचाने, पराजित होने के बाद अपनी जान बचाने के चक्कर में गंगा नदी में जब कूद जाता है हुमायूं, तब उसकी जान एक भिस्ती नाजिम बचाता है और उस नाजिम को हुमायूं एक दिन का बादशाह बनाता है और ये चमड़े के सिक्के ढलवाता है। चौसा के युद्ध में जीत हो जाने के बाद शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण करता है और उसकी प्रतिष्ठा और वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसने मुगलों को पराजित किया। समझो, मुगलों को पराजित किया। लेकिन शेर हुमायूं भी चुप बैठने वाला नहीं। हुमायूं फिर उसको शेर खां और हुमायूं का आमना सामना होता है बिलग्राम में, कन्नौज के बिलग्राम में शेर खां और हुमायूं, शेरशाह और हुमायूं की सेना का आमना सामना होता है। 17 मार्च 1540 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां की सेना का आमना सामना होता है और इस कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध, कन्नौज में स्थित बिलग्राम के युद्ध में शेर खां अंततः हुमायूं को पूरी तरह से पराजित करके उसको निर्वासित कर देता, भगा देता, भारत से ही भगा देता उसको, भारत से उसको हुमायूं को भगा देता है। तो एक बार दिल्ली का सिंहासन, एक बार फिर दिल्ली की सत्ता एक बार फिर पुनः अफगानों को प्राप्त होती है, अफगानों को प्राप्त होती है। इसलिए इसका शासनकाल 1530 से 1540, क्योंकि 17 मार्च 1540 ईस्वी को कन्नौज के बिलग्राम युद्ध में शेर खां, शेरशाह सूरी या शेर खां अंततः हुमायूं को, मुगलों को एक बार सिंहासन से पूरे तरह से, दिल्ली के सिंहासन से निष्कासित कर देता है और दिल्ली की सत्ता को एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ जाती है। दिल्ली की सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ जाती है। तो कन्नौज, इसलिए ये दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। शेर चौसा का युद्ध 29 जून 1539, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में, क्योंकि यहाँ से 1540 के कन्नौज के बिलग्राम से एक बार दिल्ली का सिंहासन अफगानों को फिर मिलता है और मुगल सत्ता हुमायूं को पूरी तरह से निर्कासित कर दिया जाता है। जब हुमायूं अपना निर्कासन काल का जीवन व्यतीत कर रहा होता है, तब हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली
की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करते हैं, जिसके गर्भ से अकबर का जन्म होता है। इस तरह वो भी विवाह हो जाने के बाद फिर वो अपना सैन्य शक्ति बढ़ाने लगता है और साम्राज्य इन पर अधिकार करता है। काबुल, कंधार इन पर अधिकार करते हुए भारत की ओर फिर आता है वो। और इस क्रम में 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध अफगानों से होता है, जिसमें अफगानों को हुमायूं पराजित करता है। इसके बाद 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें पूरी तरह से ये मुगल अफगान को जैसे यहाँ से अफगानों ने मुगलों को भगा दिया था, अब ये सरहिंद के युद्ध 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में हुमायूं अफगानों को पूरी तरह से पराजित करके खत्म कर देता है, इनका विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है अफगान को पूरी तरह से। और एक बार फिर दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित होती। कब? 22 जून 1555 में। किस युद्ध के बाद? सरहिंद के युद्ध के बाद। अफगानों को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद, पराजित करने के बाद, उनको नष्ट करने के बाद दिल्ली पर एक बार पुनः मुगल सत्ता स्थापित करता है हुमायूं, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और फिर ये एक दिल्ली के यमुना नदी के तट पर ये दीनपनाह नाम के नगर का निर्माण करता है और वहां पर एक पुस्तकालय का निर्माण करता है शेर मंडल के नाम से। दीनपनाह नाम के नगर का निर्माण करके शेर मंडल के नाम से एक पुस्तकालय का निर्माण कराता है। और उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब ये उतर रहा होता है, शेर मंडल नाम के पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब हुमायूं उतर रहा होता है, तो 1556 में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इतिहासकार लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। कैसे? 1530 से 40 तक अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने में, सैन्य अभियान में विजित करने में लगा रहा। इसके बाद इसको निर्वासित कर दिया शेर खान ने। लड़खड़ाता हुआ इधर उधर भटकता रहा, अपनी सैन्य शक्ति, अपने सेना को बनाता रहा, शक्तियां इकट्ठा कर मजबूत करता रहा। फिर पूरा आया 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध मुगल अफगानों के बीच हुआ। अंततः 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में पूरी तरह से अफगानों का विनाश करता है, नष्ट करता है और मुगल सत्ता दिल्ली पर स्थापित करता है। तो लड़खड़ाते हुए इसका पूरी तरह से जीवन व्यतीत होता है। तो लेनपुल कहते हैं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। और शेर मंडल नाम की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती। तो ये आपके हो गए हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया। अगली क्लास में बात करेंगे शेरशाह सूरी। ये भी आपके, इसके बाद अगला मुगल शासक अकबर आता है, लेकिन हुमायूं और अकबर के बीच में शेरशाह सूरी है। महत्वपूर्ण रखते हैं क्योंकि बताया कि महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसने चौसा और बिलग्राम का युद्ध हुआ और कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध 1540 ईस्वी से इसने हुमायूं को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया, निर्वासित कर दिया और इसने दिल्ली पर अफगानों का शासन हो गया था। इसलिए शेरशाह सूरी महत्वपूर्ण है। तो अगली क्लास में शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा करेंगे, मिस मत कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।